नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो लीजिए किसान भाइयों, हम फिर हाजिर हैं इस कार्यक्रम को लेकर। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ नए विषयों के बारे में और हम अपने प्यारे किसान भाइयों को ये भी बता दें कि हमारा कार्यक्रम निरंतर प्रयास करता है आप तक नई नई जानकारियाँ पहुँचाने का। तो आज के इस कार्यक्रम में पुनः एक नई जानकारी के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे टपक सिंचाई पद्धति के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे कि एक सफल किसान की कहानी भी। तो लीजिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ खेती की खबरों के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। प्रदेश को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, किसानों से दलहन खरीदने के निर्देश, झींगा पालन का विशेष प्रयोग करें, सोयाबीन को तंबाकू इल्ली से बचाएं, गुलाब की उकठा रोग से सुरक्षा। 4 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित मध्य प्रदेश को भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि के तौर पर प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने ग्रहण किया। मध्य प्रदेश ने पिछले 10 वर्ष में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2014-15 में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में विकास दर 24.94% दर्ज की गई है। यह दर पूरे विश्व में सर्वाधिक आंकी गई है। केंद्र सरकार ने नेफेड सहित खरीदी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे दलहन की सस्ती आपूर्ति करने और उत्पादकों को समर्थन मूल्य मुहैया कराने के मकसद से तैयार की जा रहे बफर स्टॉक के लिए सभी उत्पादक राज्यों के किसानों से सीधे अरहर, उड़द और मूंग की खरीद करें। मंत्रिमंडलीय सचिव पी.के. सिन्हा के आवश्यक जिन्सों, विशेष रूप से दलहनों की कीमतों और उसकी उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की और सभी संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वे निगरानी प्रणाली मजबूत बनाएं। पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री अंतर सिंह आर्य ने मत्स्य महासंघ को एक तालाब में केवल झींगा उत्पादन का विशेष प्रयोग करने को कहा। श्री आर्य ने कहा कि झींगा बाजार में 800 से 1000 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। यदि प्रयोग सफल रहा तो मत्स्य पालकों की आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकेगी। सोयाबीन को तंबाकू इल्ली से बचाएं। सोयाबीन की फसल को तंबाकू इल्ली सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। यह सर्वभक्षीय कीट है तथा इसका आक्रमण सोयाबीन पर अगस्त-सितंबर से फसल पकने तक होता है। हल्के भूरे रंग की प्रौढ़ मादा शलभ रात में सक्रिय रहती है और एक एक करके पत्तियों, फूलों तथा फलियों पर अंडे देती। इल्लियां समूह में रहकर पत्तियों को खाती हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली नजर आती हैं। इसके बाद ये फूलों एवं फलियों को खाती हैं। 3-4 दिन के बाद इल्लियां अलग अलग होकर पत्तियों के किनारों से खाने लगती हैं। इल्ली का रंग हरा, पीला, भूरा हो सकता है, परंतु इल्ली की लंबाई में स्लेटी रंग की धारी होती है। इसके नियंत्रण हेतु पक्षियों के बैठने के लिए खूंटी लगाएं। टी अक्षर के आकार की लकड़ी या बांस से लगभग 50 खूंटी प्रति हेक्टेयर के दर से परभक्षी पक्षियों जैसे कौआ, मैना इत्यादि को आकर्षित करने हेतु लगाएं। प्रकाश प्रपंच प्रति 5 एकड़ की दर से लगाएं। पौधे के प्रभावित या संक्रमित भाग को नष्ट करें। रासायनिक नियंत्रण हेतु एसीफेट 75 WP 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर या एसिटामिप्रिड 20 SP 200 प्रति हेक्टेयर या इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 SL 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के पश्चात दोबारा छिड़काव करें। गुलाब की उकठा रोग से सुरक्षा। उकठा रोग डाइबैक के आक्रमण से गुलाब के पौधे ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं। रोग मुख्य रूप से कांटे छाटी गई शाखाओं के ऊपरी सतह से शुरू होता है। शाखाएं भूरे काले रंग की हो जाती हैं। बाद में रोग शाखा के मुख्य तना तथा तने से जड़ में फैलता है। गंभीर प्रकोप होने पर पौधा मर जाता है। रोग नए पौधे की अपेक्षा पुराने पौधों पर जल्दी और तेजी से फैलता है। इस रोग के कारण फूलों के उत्पादन में भारी गिरावट देखी गई है।
इसके प्रबंधन हेतु रोगग्रस्त शाखाएं, सूखी टहनियां और मुरझाए हुए फूलों की डंडियों को काटकर जला दें। कटाई छटाई के बाद शाखाओं पर 4 भाग कॉपर कार्बोनेट, 4 भाग रेड लेड और 5 भाग अलसी के तेल का अच्छी तरह से मिश्रण बनाकर लेप करें। कटाई छटाई के 10 दिन तक खाद उर्वरक नहीं देना चाहिए। रोग निरोधी किस्मों का चयन करें। कार्बेंडाजिम या क्लोरोथेनोनिल का 2 ग्राम प्रति लीटर घोल से बनाकर मृदा का उपचार करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, टपक सिंचाई पद्धति, इस पद्धति के बारे में आज हम बात करेंगे। टपक सिंचाई पद्धति एक बहुत ही लाभकारी पद्धति सिद्ध हो रही है हमारे किसान भाइयों के लिए। इसमें आप जल की बचत तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसका अधिकतम उपयोग भी कर सकते हैं। यह पद्धति उर्वरकों के प्रयोग में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हो रही है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि टपक सिंचाई पद्धति से पौधों के साथ क्या रिलेशन है। इसमें टपक सिंचाई पद्धति में आप पौधों में उर्वरकों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसमें पौधे कितनी अधिक उर्वरकों की मात्रा प्राप्त करते हैं और टपक सिंचाई पद्धति इसके लिए कितनी कारगर सिद्ध हो रही है, इसके लिए हमें और जानकारी प्राप्त कराएंगे आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुमार सोनी। टपक सिंचाई विधि के माध्यम से हम पौधों के जड़ क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार पानी को प्रदान करते हैं। साथ साथ रासायनिक खाद तथा उर्वरकों को भी हम टपक सिंचाई माध्यम से पौधों तक पहुंचा सकते हैं। बहाव विधि की तुलना में टपक सिंचाई पद्धति में 40 से 70% तक हम पानी की बचत कर सकते हैं। इस टपक सिंचाई पद्धति में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे।
सबसे पहला पार्ट जो रहता है हमारे टपक सिंचाई पद्धति में वह होता है पंप सिस्टम। पंप सिस्टम में हम पंप सिस्टम से पानी को स्रोत से पूरे सिस्टम में आगे खींचते हैं, क्योंकि यह पूरा सिस्टम टपक सिंचाई सिस्टम जो रहता है वो प्रेशर पे वर्क करता है, दाब विधि पे वर्क करता है। इस टपक सिंचाई के लिए दाब की मात्रा 1 से 2 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस सभी को कंट्रोल करने के लिए टपक सिंचाई पद्धति में एक बाईपास वॉल्व लगा हुआ रहता है। इस बाईपास वॉल्व से पूरी टपक सिंचाई पद्धति का हम प्रेशर नियंत्रित करते हैं। टपक सिंचाई पद्धति के में प्रेशर को देखने के लिए हमारे पास एक प्रेशर गेज दाब मापी यंत्र लगा हुआ रहता है। दाब मापी यंत्र में हम दाब की गणना करते हैं। साथ साथ इस बाईपास वाल्व से जो पानी निकलता है उस पानी को हम वापस स्रोत में लौटा देते हैं। पानी को वापस लौटा देते हैं। दाब वाला पानी अब सिस्टम में आगे बढ़ जाता है। इस दाब रहित पानी को सिस्टम से पानी में जो आ रही अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमारे सैंड फिल्टर लगे हुए रहते हैं। सैंड फिल्टर में वह अशुद्धियाँ दूर करते हैं, जैसे जो कार्बनिक जो आपकी काई समस्या जो रहती है उन समस्याओं को हम सैंड फिल्टर से दूर करते हैं। सैंड फिल्टर में आपका 3/4 पोर्शन रेत से भरा हुआ रहता है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये सैंड फिल्टर में जो रेत भरी हुई रहती है वो सामान्य रेत नहीं होती। कृपया इसमें हमेशा सैंड फिल्टर की रेत ही भरें। पानी जो सोर्स से आता है वह पानी इस सैंड फिल्टर में ऊपर से रेत के ऊपर गिराया जाता है, ताकि पानी फिल्टर होके नेक्स्ट क्षमता हुआ आपके आगे वाले फिल्टरों में बढ़ जाए। और किसान भाइयों उसके बाद यह पानी आपका होता हुआ सेकेंडरी फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर में पहुंच जाता है। इसके बाद ये पानी छनता हुआ पूरे सिस्टम में खेत में पहुंचा दिया जाता है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि सैंड फिल्टर या आपके जो भी फिल्टर लगे हुए रहते हैं उसमें आप 2 प्रेशर गेज का उपयोग जरूर करें। एक प्रेशर गेज आपका सिस्टम के आप पहले लगाएं और एक प्रेशर गेज को आप सिस्टम के बाद लगाएं, ताकि आपके फिल्टर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी दोनों प्रेशर गेज में हो रहे दाब की रीडिंग से आप देख सकते हैं। यदि यह अगर दोनों प्रेशर गेज की रीडिंग के में डिफरेंस 0.5 kg का आता है, मतलब ये सिस्टम में आपको फिल्टर को साफ करने की आवश्यकता है। आगे फिल्टर हैं स्क्रीन फिल्टर में साथ साथ आप स्क्रीन फिल्टर के से अच्छा फिल्टर आप डिस्क फिल्टर भी इस सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ ये पानी छनता हुआ आगे सिस्टम में आपका होता हुआ खेत तक पाइप की सहायता से पहुंचा दिया जाता है। खेत में ये पानी पहुंचाने के साथ साथ ये लेटरल से ये पाइप रहता है वो लेटरल से कनेक्ट रहता है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे फर्टिगेशन सिस्टम की। फर्टिगेशन एक तकनीक है जिसमें हम टपक सिंचाई के माध्यम से फर्टिलाइज़र को फील्ड तक पहुंचाते हैं। हम फर्टिलाइज़र को एक टैंक में घोल लेते हैं। इसमें वही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं जो पानी में घुलनशील है, जैसे यूरिया फर्टिलाइज़र घुलनशील। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि डीएपी आप कभी भी ड्रिप इरिगेशन से ट्राई ना करें, क्योंकि डीएपी जो रहता है वो वाटर में कभी सॉल्युबल नहीं होता है। टपक सिंचाई में हम वह फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो पानी में सॉल्युबल है। हम एक बाल्टी में जो पानी का 3/4 पोर्शन भर देते हैं, तो उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र को ऐड कर देते हैं और धीरे धीरे फर्टिलाइज़र को मिक्स करते हैं ताकि पूरा फर्टिलाइज़र आपके टैंक में घुल जाए। इस सिस्टम के बाद हम इसमें ये बेंचुरी के वॉल्व को धीरे धीरे बंद करते हैं। धीरे धीरे बंद करने से पानी का बहाव बेंचुरी पाइपलाइन से होकर जाने लगता है। बेंचुरी पाइपलाइन से जैसे पानी का बहाव चालू हो जाता है तो बाल्टी में घुला हुआ फर्टिलाइज़र बेंचुरी सिस्टम सक करने लगता है, खींचने लगता है, सक्शन करने लगता है। तो सक्शन से जो बाल्टी में घुरा हुआ फर्टिलाइज़र है वो पानी के साथ मिक्स होकर पूरी खेत की यूनिट तक पहुंच जाता है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि कैल्शियम फर्टिलाइज़र का उपयोग कभी भी फास्फेट फर्टिलाइज़र के साथ ना करें। फर्टिगेशन में आप हमेशा फर्टिलाइज़र को अलग अलग ही चलाएं। किसान भाइयों को एक बात और बताना आवश्यक है कि फर्टिलाइज़र चलाने के पहले एक बार सिस्टम में पानी अवश्य चलाएं ताकि आपके जड़ क्षेत्र में नमी पहुंच जाए। फर्टिलाइज़र चलाने के बाद भी सिस्टम को साफ़ करने के लिए पूरे सिस्टम को एक बार पानी चलाकर हमेशा छोड़ना चाहिए ताकि फर्टिलाइज़र चलाने के बाद जो फर्टिलाइज़र है वो पाइपलाइन में भरा ना रह जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ टपक सिंचाई में होने वाली 2 विधियाँ, जिसमें हम एक विधि रहती है हमारी ऑनलाइन सिस्टम, जो बगीचों में बागवानी फसलों में जो बगीचे होते हैं जिनका अंतराल अधिक होता है, उन विधि में हम क्या करते हैं कि लेटरल में जो ड्रिपर लगे हुए रहते हैं वो पौधों की
तने के पास लेटरल से एक रिंग बना लेते हैं। इस रिंग में छोटे छोटे ये ड्रिपर आपके अटैच कर दिए जाते हैं। पौधों की बढ़वार के अनुसार इन ड्रिपर की संख्या बढ़ा दी जाती है। और एक पद्धति होती है हमारी सब्जी भाजी के लिए, जिसमें लेटरल में फिक्स स्पेसिंग पे कंपनी द्वारा ही ड्रिपर अंदर बिल्ट रहते हैं, जिसमें अंदर ही कंपनी लेटरल के अंदर ही ड्रिपर को अटैच कर देती है। इन ड्रिपर के बहाव का चुनाव फसल की तथा मिट्टी की बनावट के अनुसार किया जाता है। जिन मिट्टी में जो मिट्टी काली होती है उनमें हम कम डिस्चार्ज के ड्रिपरों का उपयोग करते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खेती किसानी तो सभी किसान भाई करते हैं और हमारी किसान बहनें भी अब खेती किसानी में नए नए मुकाम हासिल कर रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर खेती किसानी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। नवीनतम तकनीकों को अपनाकर परंपरागत खेती के साथ साथ उन्होंने कुछ नया विशेष स्थान हासिल किया है जो उन्हें अलग करता है दूसरे किसानों से। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में देखते हैं एक सफल किसान की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जिला नरसिंहपुर के गांव बटीसरा में हैं और यहां पर एक उन्नत किसान हैं, उनसे मिलते हैं। आपका परिचय? संजय सिंह कौरव। नमस्कार। सिंह साहब, आप ये बताएं कि हम देख रहे हैं ये सोयाबीन की बहुत बढ़िया फसल है, तो किस ढंग से आप खेती करते हैं? सीडल की बोनी है, सीडल से बोया हुआ है। उसके बाद ट्रीटमेंट में थोड़ा सा खाद डाला है, कंपोस्ट केंचुए वाला। 2 बार जुताई की है, उसके बाद बोनी की है सीडल से। और कंपोस्ट खाद करीब 3 ट्राली एकड़ हमने डाला है। इसमें रासायनिक बिल्कुल नहीं है। और बोनी की है सर, निंदाई हुई है। इसमें दवाई कोई नहीं डाली, निंदाई हुई है हाथ से। कौन सी प्रजाति का है सोयाबीन है? कितने दिन की ये फसल हो गई है? सर ये प्रजाति है 90-92। देख रहे हैं काफ़ी बड़ा फॉर्म है, गन्ना भी यहाँ दिख रहा है। तो कितने एकड़ आपके पास ज़मीन है और इस समय मतलब खरीफ के मौसम में कौन कौन सी आपने फसल बोई है? खरीफ के मौसम में सर गन्ना है, सोयाबीन है और धान है। करीब 15 एकड़ ज़मीन है हमारी। सोयाबीन 10 एकड़ में। बरसात का मौसम है तो आपके क्षेत्र में बरसात कैसी हुई है, ख़ासतौर से आपके गांव में? बरसात सर सामान्य से ठीक है। और अभी बाकी और है पानी, अब जितना गिरता है वैसे अभी ठीक है। फिलहाल की स्थिति में बरसात ठीक है। इसके बाद आप सोयाबीन की फसल में क्या काम करेंगे? अर्थात रासायनिक दवा का भी छिड़काव करेंगे या नहीं करेंगे? सर अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, महसूस की जाती है, तो रासायनिक दवाई का प्रयोग तो आखिरी में करेंगे, लेकिन अभी एक बार जैविक और डाल के देखेंगे। अच्छा। जी, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर रासायनिक के ऊपर जाएंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ गन्ना की फसल भी है, तो गन्ना के बारे में बताएं कि गन्ना की क्या स्थिति है अभी? गन्ना की स्थिति में सर इस समय परजीवी है नहीं है। पायरेला बहुत जम के अटैक किया है, जो आप देख रहे हैं पूरे पीले पीला हो रहा है। तो इसके लिए अभी परजीवी की राह देख रहे थे।
वो नहीं होता है तो थाइमेट डाल रहे हैं कि थाइमेट में 4-8 जो कंट्रोल करती है थोड़ी बहुत धूम रखे। अब उससे देखते हैं क्या होता है। अभी आपने वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया है, तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती? क्या कृषि विभाग के अधिकारी आते हैं या केवी के है पास में कोई? कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क होता रहता है, उन्हीं से सलाह लेते हैं, उचित जो मार्गदर्शन रहता है वो करते रहते हैं सर। ये मतलब 90 दिन में इसकी कटाई हो जाएगी पूरी? अब वर्षा के ऊपर डिपेंड है कि 90 दिन तो बोलते हैं अपन, जैसे बरसात बढ़ती है तो 2-4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है। हमने देखा धान भी है आपके पास, तो धान की क्या स्थिति है? धान ठीक है सर, लगोदा लगाई है हमने थोड़ी सी घरेलू उपयोग के लिए। अभी फिलहाल की स्थिति में ठीक है, संतोषप्रद है। अब आगे जैसी बरसात होगी जैसी देखा जाएगा। धान किस पद्धति से आप लगाते हैं? भले ही थोड़ी लगाएं पर उसका उत्पादन तो लेते हैं आप। धान सर पहले खेत को तैयार करते हैं। कैसे? पानी भर के भील कैसे मचाते हैं ट्रैक्टर से, उसके बाद हैंड टू हैंड लगाते हैं आदमियों के साथ। तो 1 एकड़ में वही 30-35 बोरे धान निकल आती है। आपके पास आपके घर में कौन कौन से उन्नत कृषि यंत्र हैं? कृषि यंत्रों में तो ट्रैक्टर भी है, कृषि थ्रेसर भी है, सीड ड्रिल भी है, कल्टीवेटर में मतलब लगभग सारे ही यंत्र उपलब्ध हैं। तो कृषि यंत्र के पहले आप खेती बाड़ी कैसे करते थे? जब ये नहीं थे तो क्या फ़र्क आया इससे? इससे काम जल्दी होता है, अच्छा काम होता है, लेबर कम लगता है और सुविधा अच्छी है। गन्ना का क्या आप उपयोग करते हैं? गन्ने का सर गुड़ बनाते हैं उपयोग में। तो जब फसल पक जाती है तो उसके बाद गुड़ है, और गुड़ अगर नहीं बनता है तो शुगर मिल में ही बेचते हैं। जब गुड़ की बात चली तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आपके पास कितने एकड़ जगह में गन्ना है, वो ठीक तरह से अगर उसका गुड़ बन गया तो लगभग कितने का आप बेच देंगे? सर गन्ना तो हमारे पास 7 एकड़ में है, लेकिन अब बेचने की जो बात चली, अब अंदाजन अब शुगर मिल का क्या रेट खुलता है, गुड़ का मार्केट क्या होता है, लगभग उस पर जाना तो अभी। फिर भी आप पहले भी आप बेचते आए हैं कि कितने का गन्ना बेच देते हैं, कितना उत्पादन हो जाता है? 1 एकड़ में गन्ने का उत्पादन 300 से 350-400 कुंटल तक जाता है। अब गन्ना पिछले साल में 180 से 200 रुपया कुंटल बिका है, उस एवरेज से जो हो जाता है। अच्छा, मतलब संपन्नता है अगर किसान कम ज़मीन में अधिक उत्पादन ले, बहुत सारी फसल ले तो अधिक पैदावार किसान ले सकता है। क्या आप अंतर्वर्ती खेती भी करते हैं? जी हाँ, हम अंतर्वर्ती भी खेती करते हैं। गन्ने में प्याज भी लगा देते हैं, आलू भी देखते हैं, और सोयाबीन मगर सिंगल रहता है इसमें, तो खैर दोबारा कोई बोते ही नहीं है। तो अभी आपने सोयाबीन की जब बात की तो इस 5 कुंटल आपने सोयाबीन बोया है, इसमें आपको क्या अनुमान है अगर इस ढंग से सही ढंग से आया तो? अगर सही ढंग से सर सोयाबीन आता है तो अपन लगभग 8 का एवरेज तो मानते हैं 1 एकड़ पे कि 8 का निकलेगा। अब उसमें बहुत से खर्चे भी हैं। अब मौसम साथ अगर देता है तो निकलेगा, अगर नहीं दे रहा है तो फिर तो कोई बात नहीं। लगभग 80-100 कुंटल हो सकता है। तो आपने खर्चे की बात की तो टोटल खर्चा पर एकड़ कितना आ जाता होगा, एक लगभग बताएं। लगभग सर 1 एकड़ में 5,000 का खर्चा तो आ जाता है, खाद से लेके तैयारी से लेके आखिरी तक, कटाई गहाई तक 5,000 के ऊपर खर्चा आ जाता है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे, ये आप जैसे ही उन्नत किसान हैं, जो मेहनत कश किसान हैं, बातें कम काम ज़्यादा करते हैं। हमें उम्मीद है कि इनसे आप शिक्षा ग्रहण कर अपने खेतों में भी ऐसी पैदावार लेंगे। नमस्कार। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, हम पूरी आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने दी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। और जाने से पहले हम आपको पता बता दें, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। तो किसान भाई, अब आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com पर, और साथ ही साथ हम हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।